नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन रमनरीति मार्ग स्थित शुक्रवार की देर शाम के चलते शनिवार को जिला प्रशासन ने घटना को संज्ञान में लिया और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नक्शे से अलग बनाई गई ऊपर की 3 मंजिला इमारत को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सील कराने के आदेश दिए। प्रताप बिल्डिंग का फायर सिस्टम ठीक न होने के कारण फायर ब्रिगेड ने भी इस बिल्डिंग की रिपोर्ट आला अधिकारियों को सौंपी। शनिवार को दोपहर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी व फायर ब्रिगेड के अधिकारी संयुक्त रूप से इस रशियन बिल्डिंग के 18 कमरे सील कर दिए। साथ ही वहां रह रहे अन्य देशी विदेशी भक्तों को 3 महीने के अंदर कमरे खाली करने के आदेश दिए और साथ ही विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा भी किया। साथ ही फायर ब्रिगेड के सीईओ प्रमोद कुमार ने बिल्डिंग के फायर सिस्टम की जिसमें जांच में पाया कि फायर सिस्टम बिल्कुल ही खराब है। इस बारे में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि 2 चीज़ें हैं, जैसा कि हम आप जानते हैं वृंदावन धाम के नाम से किसी नातालिया कुरवा रशियन व्यक्ति के नाम जो है ये बिल्डिंग परिषद प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वीकृत कराने के विपरीत निर्माण में पाई गई थी। ऊपर के 3 तल इसके जो है क्या कहते हैं कि स्वीकृत मानचित्र से इतर पाए गए थे और उसको दृष्टिगत रखते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की नोटिस निर्गत की गई कि आप इस अवैध निर्माण को हटा लीजिए। बीच बीच में जो है क्या कहते हैं इन्होंने समन प्रार्थना पत्र डाले, लेकिन समन प्रार्थना पत्र की परिधि में ऊपर की 3 मंजिल न आने के कारण इनका समन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे दशा में इनका समन प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ। समन प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद इनको हम लोगों ने समय समय पर जब भी हम शामिल करने आए कि आप इस बिल्डिंग को खाली करिए और ताकि हम इस पर अपनी कार्रवाई करा सकें। जब हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को जो है खाली कराने में जिसमें मनुष्य आवासित होता है उसे जब तक हम पूरी तरह खाली नहीं करा देते हैं तब तक हम ध्वस्तीकरण के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 3 गुड सेंस जो है क्या कहते हैं कि इनको हमने कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए और आवासीय जनों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 3 महीने तक का समय दिया है कि आज से लेकर के 3 महीने तक धीरे धीरे आप लोग खाली कर लीजिए। उसी क्रम में आज की जो कार्रवाई ये रही कि इस परिसर में जितने रिक्त मामले हैं, रिक्त भवन हैं, रिक्त कमरे हैं, उनको जो यहाँ के संचालक अनूप कुमार जी के साथ बातचीत करके जिनमें कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है उनको प्रथम दृष्टया कुल 18 कमरे कुल 18 कमरों को सील किया गया है और सील करने के बाद शेष कमरों के लिए सभी लोगों से घूम करके व्यक्तिगत रूप से भी बताया जा रहा है कि आप किराएदार की हैसियत से हो या ट्रस्ट बोर्ड के पट्टेदार की हैसियत से हो, चाहे जैसे हो, क्योंकि ऊपर का निर्माण अवैध पूरी तरह से है, इसलिए आप उन्हें 3 तलों को प्रथम दृष्टया प्राथमिकता पर खाली करिए और यह संदेश के साथ जो आज की कार्रवाई समाप्त की। एक्चुअली जैसा कि आप लोगों को पता है काफ़ी लंबे टाइम से ये जो बिल्डिंग है इसका आपको पता है कि अनऑथराइज जो है कंस्ट्रक्शन इन्होंने कर रखा है और ये बिल्डिंग जो है अनाधिकृत रूप से इन्होंने बना रखी है। तो उसी के ऊपर आज एमवीवीडीए की टीम को भी बुलाया गया था जिसके अंदर जो खाली रूम थे उनको सील कर दिया गया है। बाकी रूम खाली कराने के लिए उनको टाइम दिया गया है ताकि और रूम भी खाली हो जाए ताकि इस पूरी बिल्डिंग को सील करके और अग्रिम कार्रवाई की जा सके। क्या पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है या कुछ पार्ट इसके अंदर? एक्चुअली जो इन्होंने अप्रूवल लिया था एमवीवीडीए से वो G+2 का लिया था, लेकिन 3 ऊपर जो इनकी मंजिल बनी हुई हैं वो अनऑथराइज इन्होंने बना दी हैं। लेकिन जो इन्होंने 3 मंजिलों का भी जो अप्रूवल लिया था वो भी नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो उसी के ऊपर एक कार्रवाई की जा रही है। कल भी एक आग लगी थी और यहाँ पर काफ़ी सारे विदेशी श्रद्धालु रहते हैं, तो उनकी जान और माल को देखते हुए ये एक निर्णय लिया गया है कि इस पर जो है वो वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाए और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय के दिशा निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। फेसबुक और OLX के जरिए ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 11 जनों को गिरफ्तार किया गया। मुलाजिमों के कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, ATM, सिम, मोबाइल फोन, एक अवैध देशी कट्टा, 315 बोर तमंचा बरामद किया। इन बदमाशों ने 14 राज्यों में ठगी की है। दरअसल जिले में काफी समय से चल रहे ऑनलाइन ठगी के मामले में भरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि फेसबुक एवं OLX के जरिए देश के विभिन्न प्रांतों के भोले भाले लोगों से ठगी की सूचना काफी समय से मिल रही थी। इन वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन भी किया गया था, जिसमें आज तकनीकी कार्रवाई एवं मुखबिर की सूचना पर ठग गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2,63,010 रुपये नकद, एक i20 कार, एक बोलेरो गाड़ी, 19 मोबाइल, 16 ATM कार्ड, 19 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, एक लैपटॉप, 200 फर्जी आर्मी गेट पास, एक अवैध देसी कट्टा सहित बरामद किया गया। पकड़ने में सफलता हासिल करी है और OLX
कि ठगी साइबर क्राइम्स के विभिन्न मॉडस ऑपरेंडी के जरिए ठगी कर रहे थे। तो इस मेवात क्षेत्र में ऑपरेट करने वाली इस गैंग को इसके 11 संगठित अपराधी, शातिर अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनसे एक i20 कार, एक बोलेरो गाड़ी, एक लैपटॉप, 20 आर्मी के फर्जी गेट, 200 आर्मी के, करेक्शन करना चाहूँगा, फर्जी गेट पास, 19 मोबाइल, 19 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 16 ATM कार्ड बरामद हुए। इसके साथ साथ नकदी 2,63,000 बरामद हुई है और एक अवैध हथियार, एक कट्टा 315 बोर का, ये बरामद हुआ है। इसमें हमारी साइबर सेल को एक मुख्य खास से और इनके पिछले कार्रवाई, इसमें कारगुजारी से जो आकलन हुआ था, उससे इम्पोर्टेंट सूचना मिली थी कि एक गैंग है, उसमें 3 गाड़ियों में वो गैंग है और वो मूवमेंट है उसकी, और मथुरा और भरतपुर के बीच में किसी को, होने वाले व्यक्ति को जो बाहर के स्टेट का है उसको बुला के वो एक ठगी या लूट का प्रयास कर सकता है। उस मूवमेंट, उस सूचना के आधार पे हमारी फोर्स का मूवमेंट, हमारी टीमों का मूवमेंट किया गया और उद्योगनगर थानाधिकारी और दूसरे खोल थानाधिकारी और तमाम अन्य टीम्स को एक्टिवेट किया गया। IPS प्रोबेशनर सुमित मेहता इस टीम को लीड कर रहे थे और इसके साथ साथ CO सिटी और हमारे साइबर सेल और तमाम टीमों ने बहुत अच्छा कार्रवाई करते हुए उनको घेरा। इसके पहले प्रथम चरण में इनको काबू किया और फिर द्वितीय चरण में इनके गाँव में जाके इनसे जो दूसरी रिकवरी हो गई है वो भी अंजाम दिया गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के कस्बे में चाय की टपरी पर बैठे एक युवक पर मामूली कहासुनी को लेकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। घायल युवक और उसके परिवारजनों के अनुसार वह गाड़ी पर हेल्पर का काम करता है। आरोपी युवक आकाश व पवन अन्य लोगों के साथ चाय की टपरी पर बैठे हुए थे, तभी किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसी बीच आरोपी युवक आकाश बोतल में पेट्रोल लाया और पवन के ऊपर डालकर आग लगा दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक फरार हो गए। मौके पर युवक को जलता देख लोगों ने आनन फानन में किसी प्रकार से आग बुझाई और घायल को जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती कराया। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 26 सितंबर को ये सुबह की घटना बताई जा रही है, जो थाना अकराबाद क्षेत्र में 2 युवक जो कि एक दूसरे को जानते थे और आपस में मित्र थे, तो उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उनमें से एक ने दूसरे पर कुछ तेल छिड़क के और आग लगा दी है। जो घायल व्यक्ति है उसका उपचार चल रहा है और जैसे ही पुलिस के पास तहरीर आती है तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में संकट मोचन शिक्षा समिति के प्रबंधक के चुनाव में धांधली को लेकर सदस्य व गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रबंध समिति के चुनाव में पहले इसमें 430 वोटर होते थे, लेकिन कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए फर्जीवाड़ा करते हुए 160 सदस्यों में लिस्ट परिवर्तित कर दिया और जो लोग आजीवन सदस्य थे उनको बिना बताए उनके नामों को हटा दिया गया। वहीं पुराने सदस्यों की सूची DIOS कार्यालय से निकलवाई गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में प्रशासन से मिली भगत करते हुए प्रबंध समिति का चुनाव कराया गया, इसलिए गांव के लोगों के साथ मिलकर प्रबंध समिति के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं लोगों ने सवाल उठाया है कि जो आजीवन सदस्य हैं उनके नाम क्यों काटे गए। वहीं प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि संकट मोचन शिक्षा समिति का चुनाव निरस्त किया जाए और पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराया जाए। आज संकट मोचन शिक्षक समिति मादक में जो शिक्षक समिति का चुनाव हो रहा है प्रबंधक का, उसके खिलाफ बहिष्कार के लिए गांव के सभी लोग प्रदर्शन पर हैं, क्योंकि आज जो 24/9/2020 को जो चुनाव कराया जा रहा है ये टोटल फर्जीवाड़े का है। क्योंकि पहले इस स्कूल में 431 आदमी सदस्य होते थे और वो लोग सब वोटिंग करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए फर्जीवाड़ा करके उस सूची को 160 में परिवर्तित करा दिया गया और जो लोग आजीवन सदस्य थे उनको बिना किसी कारण बताए, बिना पूछे हुए उनके नामों को काट दिया गया।
इसके साक्ष्य के तौर पर पुरानी सूची DIO ऑफिस अलीगढ़, जिला अलीगढ़ से निकलवा ली गई है, जो 431 आदमियों की है। सभी लोगों के नाम हैं, लेकिन आनन फानन में प्रशासन से या इधर उधर से मिली भगत से करके और यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। इसीलिए बचे हुए सभी गांव के सदस्य आज चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमको जब आजीवन सदस्य बनाया गया है, हम बने हैं, हमने जब बने थे तब जो भी कुछ हमारे पास था हमने वो स्कूल को दिया है, तो आज हम सदस्य क्यों नहीं रहे और हमारे नाम बिना बताए, बिना किसी तरह से क्यों काट दिए गए। हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस चुनाव को निरस्त किया जाए और दोबारा से पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराया जाए। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अब तक आपने सड़ा राशन बांटने के मामले तो सुने होंगे, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आया है। गेहूं में बदरपुर बाग, चावल में कंकड़ बांटे जा रहे हैं। एक बोरे में 8 से 10 किलो बदरपुर कंकड़ निकल रहे हैं। इस मामले की शिकायत पूरे जिले में है, लेकिन अतरौली तहसील में अधिक है। क्षेत्र के गांव कल्याणपुर रानी में खूब हंगामा हुआ। दरअसल तहसील अतरौली के गांव आलमपुर रानी में 4,500 की आबादी वाले गांव में 495 कार्यधारक हैं। 22 कार्यधारक अंत्योदय हैं। इसके लिए सितंबर में 500 बोरे चावल व गेहूं का गठन हुआ। डीलर ने जैसे ही बोरे खोले तो उसमें गेहूं के साथ बदरपुर था, जिसे कार्यधारकों ने लेने से मना कर दिया। डीलर उदयवीर का तर्क है कि गोदाम से ही बोरे आए हैं। गांव कल्याणपुर रानी की समस्या को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी SDM पंकज कुमार को मिले भाजपा नेता ने बताया कि गरीबों के साथ यह बेहद घटिया व्यवहार किया गया है, जिसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखो, सरकार की मंशा यही है कि जनता के लिए जो सस्ता राशन है वो अच्छा राशन और सस्ता राशन और समय से आपूर्ति हो। लेकिन कल्याणपुर रानी की एक खबर छपी थी अखबार के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर जो राशन की आपूर्ति है उसमें इस बार के लोट में बदरपुर है और मिट्टी और गिट्टी है, कंकड़ी है। कितना निकलना वाला होगा एक बोरे में? एक बोरी में अगर हमने अनुपातन देख रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 किलो तक इसमें बदरपुर निकलेगा। इसकी कहाँ शिकायत की गई है? इसकी शिकायत हमने पहली बार यहाँ के देखा है। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने भी देखा। इसकी रिपोर्ट बनाएंगे और हम सारे लोग जो इतने पूरे गांव के सहयोगी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमने जिला आपूर्ति अधिकारी से बात की है और अपने पार्टी के वरिष्ठ मंत्री श्री संदीप संजू भैया से शिकायत करेंगे। सब क्षेत्र में ये स्थिति है। वहीं SDM के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक गांव में पहुंचे और उन्होंने अपने सामने गेहूं और चावल के बोरे खुलवाकर राशन जमीन पर डलवाया तो उसमें भारी मात्रा में बदरपुर मिला। तो संभवतः राशन माफियों ने बोरे में वजन बढ़ाने के लिए डाला होगा। ऐसा ही हाल गांव महगमा का है। यहाँ भी राशन में बालू की मात्रा मिली हुई है, जिसे उपभोक्ता नहीं ले रहे। मुझे कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो इस पर मेरे द्वारा तत्काल जो है वो पूर्ति निरीक्षक को वहाँ पर जाकर भेजा गया और उनसे कहा गया कि जांच करें। तो उन्होंने अपने सामने ही बहुत से बोरों को खुलवाया और खुलवाने में प्रथम दृष्टया वो शिकायत सही पाई गई। सीलबंद बोरों में एक बड़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उसमें बदरपुर जिसे मोरंग कहते हैं उसके मिक्सिंग मिली। तत्काल मैंने इस पूर्ति निरीक्षक और मार्केटिंग इंस्पेक्टर दोनों को बुलवा के इन बोरियों को उठवाकर इसे बदलने का काम निश्चित कराया है कि ये किसी प्रकार से जनहित में राशन का वितरण प्रभावित ना हो। तो इसलिए उन बोरियों को बदलवाया जा रहा है। इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट और कौन व्यक्ति इसमें इस पूरी घटनाक्रम में दोषी हैं, इसको जांचने के लिए और इसकी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की है। किसान बिल आने के बाद किसान तथा विरोधी पार्टियों में आक्रोश है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन कर इस बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी हाईकमान के निर्देश पर युवा कांग्रेस के द्वारा मथुरा शहर में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे किसान विधेयक बिल का विरोध किया, जिसको लेकर जिलाध्यक्ष यतेंद्र मुकदम ने कहा कि देखिए, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये युवाओं का, देश के युवाओं का नारा है, देश के किसानों का नारा है, देश के
हर एक व्यक्ति का नारा है कि किसान विरोधी और किसानों का अनियत करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए युवा संकल्पित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मैसेज था कि आज मशाल जुलूस निकालकर किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करना है। जो इन्होंने विधेयक पास किया है किसानों के खिलाफ, उस विधेयक के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस बिल्कुल सड़कों पर है और हर तरीके से किसान भाइयों के लिए संघर्ष करने के लिए और उनके दुख दर्द में उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवा कांग्रेस बिल्कुल संघर्ष के लिए है। राहुल जी की और प्रियंका जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतर चुकी है। कस्बा चौमुआ में विद्युत उपखंड अधिकारी राहुल चौरसिया के नेतृत्व में विजिलेंस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाकर चेकिंग की। चेकिंग अभियान सुबह 4:50 से शुरू किया गया। इस विद्युत चेकिंग अभियान से कस्बा में हड़कंप मच गया। इस दौरान विद्युत विभाग के एसडीओ राहुल चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान शासनादेश के अनुसार किया गया है। इस अभियान में विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं 10,000 से ऊपर के बकायेदारों से इस अभियान के तहत बिजली बिल की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि चौमुआ उपखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसकी वसूली के प्रयास लगातार जारी हैं। उनका कहना था कि जितने बिजली उपभोक्ताओं को देते हैं उतने रुपए की वसूली करना उनका काम है। आज यहाँ पे विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग विद्युत चोरी कर रहे हैं डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से कैसे भी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि कल भरना खुला भरना खुर्द में जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो सभी ग्रामीणों के हिसाब से होता है। जैसे कोई तो उपद्रवी गांव होते हैं, भरना खुला में भी थोड़ा उपद्रवी गांव है, वहाँ कुछ लोग लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, लोगों का विरोध भी होता है। पर चूँकि ये शासन की मंशा है कि सारी चीज़ें सही से चले, विद्युत चोरी ना हो, तो करनी पड़ती हैं, इसलिए लगातार कार्रवाई चलती रहती है। तो क्या कोई आपको वसूली का टारगेट दिया गया इस तरह का कि आपको इस तरह वसूली का टारगेट आप समझ लीजिए, जितने की हम बिजली लोगों को देते हैं, जितना असेसमेंट बनता है उतना तो हमें वसूलना है। इतना तो अपेक्षा रखी जाती है कि जितने की हमने बेची उतने हमें रेवेन्यू मिल जाए। इसके अलावा पुराना एरियर भी जो बचा हुआ है, बहुत करोड़ों का एरियर बचा हुआ है टाउन पे, गाँव में, उनको भी वसूलने का थोड़ा वसूल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। चौमुआ उपखंड पर लगभग कितना बकाया होगा अभी तक? चौमुआ उपखंड में करीब मुझे लग रहा है एग्जैक्टली याद नहीं, फिर भी 40 से 50 करोड़ के आसपास बकाया होगा चौमुआ उपखंड पे। जी, तो अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की एग्जैक्ट संख्या तो नहीं लिख रही। ये अभियान कितने बजे से चलाया गया था? सुबह अभियान सवेरे 4:45 साढ़े 4 के आसपास चालू हो चुका था। देश में व्याप्त कोरोना महामारी का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष के सभी त्योहारों को लोग नहीं मना पाए और अपने आराध्य के दर्शनों से भी वंचित रहे। वहीं इस वर्ष कोरोना महामारी में अधिक मास भी फीका दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदिर के सेवायतों द्वारा सभी आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तीर्थ नगरी वृंदावन के केसी घाट स्थित जानकी बल्लभ मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें भागवत के अंतिम दिन श्रीमद्भागवत कथा को पूर्ण कर हवन यज्ञ किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने कहा कि पूरे देश में कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं, जितने भी भक्त लोग हैं और सभ्य समाज है, आध्यात्मिक जगत के सभी लोगों के रक्षा के लिए ये आयोजन करवाया गया और इसका मुख्य ध्येय यही था कि लोग इस कोरोना संक्रमण से मुक्ति पावें और आनंद की उपलब्धि करें, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास भगवान के भजन के लिए बहुत ही उपादेय है। इस महीने में जो भी भजन, पूजा पाठ, दान किया जाता है उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए इस महीने में ये आयोजन करवाया गया और यहाँ 21 ब्राह्मण लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण किए और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई और सायंकाल में जो हमारे आचार्य हैं उनके द्वारा जो गाए गए स्तोत्र हैं उनका भी पाठ होते रहा, विष्णु सहस्रनाम आदि का भी पाठ होता है और ऐसे भी दैनंदिन यहाँ कार्यक्रम चलते रहता है, पूरे महीने चलते रहेगा। वृंदावन कैलाश नगर आवासीय योजना स्थित सत्या देवी गर्ग शिशु मंदिर के समीप सेवा भारती द्वारा एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सेवा भारती के तत्वाधान में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का प्रारंभ किया गया। वहीं सेवा भारती द्वारा नागरिकों के लिए किए जा रहे कार्य सेवा के रूप में होते हैं।
साथ ही यह सेवा भारती का तीसरा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, जो कि सभी माता बहनों के लिए खोला गया है, जिसका उद्देश्य माता बहनों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करना है। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवा भारती के सदस्यों ने कहा कि सेवा भारती के द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज सेवा भारती वृंदावन की ओर से एक दूसरा सिलाई सेंटर, पहला सिलाई सेंटर रमन रेती में खुला हुआ है, जिसमें 60 विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से किसी प्रकार से वो शासन के रूलिंग के अनुसार वो बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे उसे भी शुरू किया जा रहा है। और ये दूसरा सेंटर कैलाश नगर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत से स्वयंसेवक रहते हैं और आसपास के लोगों की मांग थी कि एक सिलाई सेंटर यहाँ भी खोला जाए, तो इसलिए सेवा भारती वृंदावन की कार्यकारिणी ने ये तय किया कि एक सेंटर कैलाश नगर में खोला जाएगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के समाज सेवियों ने एक एक मशीन दान दी। इस प्रकार के अभी हमारे पास 7 मशीनें हैं और आने वाली 1 तारीख से यह सेंटर प्रारंभ हो जाएगा। क्या ये निःशुल्क रहेगा? जी हाँ, ये सेंटर पूरी तरह से निःशुल्क है। अलीगढ़ शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था तथा लगातार हो रही लूटपाट व अपराध की घटनाओं को देखते हुए अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति ने आज एक ज्ञापन अलीगढ़ एसएसपी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से शहर में क्राइम का माहौल भरा हुआ है और पुलिस कई घटनाओं का अभी तक खुलासा भी नहीं कर पाई है, वहीं सेंटर पॉइंट पर हुई मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी के मामले में भी पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया और अपराधियों की पहुंच से दूर है। समिति का कहना है कि इस तरीके की घटनाओं से शहर का व्यापारी भय के माहौल में है। उन्होंने अलीगढ़ एसएसपी से निवेदन किया है कि शहर में हो रही लूटपाट और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और यातायात व्यवस्था को सही किया जाए। आज हमने एक अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति के द्वारा आज एसएसपी न होने के कारण एसपी आज बैठे हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है कि हमारे अलीगढ़ शहर की सड़क की हालत से लेके आप चोरियों तक इतनी हालत बेहाल है। जब से कोविड-19 को राहत मिली है, थोड़ी सी जो बाज़ार खुला है, दिन रात आप चोरी की घटना देख रहे होंगे। सबसे पहले घटना एक इंदिरा नगर पर मास्टर रेडियो हाउस के वहाँ से गोदाम से एसी गायब हुए थे। एसी में 4 इंडोर तो मिल गए और आउटडोर नहीं मिले, वाला उन्हीं चोरों पर इंडोर मिल रहे हैं और आउटडोर उनसे नहीं ले पाए। उसके बाद में सराफे की दुकान पर, वहाँ पर सादा माल में दुकान पर चोरी हुई, वहाँ 35 लाख की चोरी में केवल अभी लगा लो 7-8 लाख का माल मिल पाया। अभी आपने देखा होगा सेंटर पॉइंट पर एक किंग मोबाइल के नाम से शोरूम है, उसकी शटर उठाकर कम से कम 25 लाख का माल निकाल के ले गए। अभी तो उसने पूरे शहर के जहाँ उन्होंने फुटेज मांगे थे, टोटल फुटेज देने के बावजूद भी पुलिस अभी तक अंधी बनी हुई है और अभी तक ना तो उसका पर्दाफाश हुआ और बेचारा इतना करीब ज्ञापन दिया है। इसमें पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? केवल पुलिस अधीक्षक जो एसपी साहब है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखो कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको घटनाओं को खोल रहे हैं और इसको जो मोबाइल की घटना हुआ है इसको भी हम 2 या 3 दिन के अंदर खोल के दे देंगे। हमने 72 घंटे का इसलिए उनको टाइम दिया है। नदबई भरतपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तरह तरह के अपराधों में संलिप्त अपराधियों को पुलिस धरपकड़ कर रही है। वहीं नदबई थाना के एक अवैध हथियार लेकर घूमता हुआ युवक पकड़ा। दरअसल आरोपी अपनी मोटरसाइकिल में अवैध हथियार लेकर घूम रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी किसी वारदात करने की फिराक में था। एसएसआई हरिश्चंद्र ने बताया कि कल सिग्मा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक कस्बे की सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल की डिग्गी में अवैध हथियार छुपाकर घूम रहा है, जिसके बाद थाने से जाब्ता भेजा गया और बदमाश को पकड़ उसकी तलाशी ली गई, जिसकी मोटरसाइकिल में एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर का बरामद हुआ। आरोपी का नाम महावीर है और वह नदवई थाना इलाके के झारौल गाँव का रहने वाला है। पुलिस का अंदेशा था कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। उससे पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। आज दिनांक 24/9/2020 को समय 4:39 PM पर जरिए कांस्टेबल सिग्मा ड्यूटी प्रताप सिंह के सूचना मिली कि सब्जी मंडी में गांव जोरल का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में अवैध कट्टा लिए हुए घूम रहा है, जिसकी सूचना पर मैंने एसआई थाना से सब्जी मंडी पहुंचा। चिन्हित व्यक्ति से नाम पता पूछा, घूमता मिला, जिससे नाम पता पूछा। अपना नाम महावीर शरण राम भरोसी, जाति जाटव निवासी जोरल का होना बताया, जिससे मोटरसाइकिल की तस्दीक की गई तो स्वयं ने अपनी मोटरसाइकिल होना बताया और मोटरसाइकिल डिग्गी को चेक किया तो डिग्गी में से एक थैली में लिपटा हुआ कट्टा रखा मिला, जिसको कब्जा पुलिस में लिया गया और मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार किया गया।
अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में पिछले 5 वर्षों से स्थानीय पोखर के अंदर एक 6 फुट का मगरमच्छ पल रहा है। इस मगरमच्छ को लेकर स्थानीय पार्षद जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराते आए हैं, परंतु आज तक जिला प्रशासन के माध्यम से इस मगरमच्छ को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। हैरत की बात तो यह है कि आए दिन घनी आबादी में जल भराव की हालत बन जाती है और इलाकों में यह मगरमच्छ बाहर पानी से निकल आता है, जिसे लेकर लोग दहशत में जी रहे हैं। यहाँ पर लोग इस मगरमच्छ को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को इस मगरमच्छ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर यह मगरमच्छ किसी पर हमला करता है तो वह व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो सकता है। आवासवास की पोखर में एक मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ है या घड़ियाल है, इसके बारे में मैं तहसील दिवस में आज से करीब 1 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी महोदय को दे चुका हूँ और जिलाधिकारी महोदय को मैंने 1 लेटर और दिया था। वन विभाग के आदमी आए थे, लेकिन वो वन विभाग के आदमी सही तरीके से कार्य नहीं करते। हमसे यूँ कहते हैं कि जब मगरमच्छ बाहर आ जाए तो हमें बता देना। अब ऐसी परिस्थिति में हम उनको मगरमच्छ के लिए बताने जाएंगे तब तक तो मगरमच्छ भाग जाता है और रोज़ ही मगरमच्छ निकल करके बाहर बैठता है, गली में आता है, जिससे जन हानि होने की पूरी संभावना है। बच्चे भी हैं और बच्चे डरते हैं इस क्षेत्र के। ये घनी आबादी है, चारों तरफ घनी आबादी है। इधर की तरफ आवासवास लगता है, इधर की तरफ धोबी वाला कुआं लगता है और फिर जीटी रोड मेन आ रहा है। जीटी रोड से होकर के भी सड़क आ रही है, तीनों तरफ से पोखर के सड़क ही है। अब किस तरह का डर बैठ हुआ है? अब लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, उनको डर तो लगता ही है। मगरमच्छ जैसा जानवर जब देखेंगे तो परेशान तो होंगे ही। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या कर आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के थाना रामपुर गांव के मलकपुर नहर का है, जहां एक युवक अकेला अपने घर आ रहा था। तभी अज्ञात हमलावरों ने युवक को अकेला देख गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और हमलावर मौके से फरार हो गए। युवक की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। वहीं युवक की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक के पिता ने बताया कि उनके बेटे की पत्नी किसी और से बात किया करती थी, जिसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, जिसके बाद वह अपने घर जाकर रहने लगी और उसकी 2 साल बाद मौत हो गई। तब से वह लोग उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लड़के ने ये भी पता कि मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला, कह रही वो तो मुझे मिल गया, मैं तो वैसे ही मिस कॉल मारी थी और जहाँ मुझे तो तुम्हारे से बात करनी थी, मुझे मेरा नंबर मिल गया। कहने लगा क्या बात है, कहने लगी ऐसे बात है, मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, प्रीति मेरा नाम है। तो कहने लगा कोई बात नहीं। कहने लगे जी ऐसा है, मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ और ये ऑफ़र है तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। मेरे लड़के ने कहा, कहने लगा भाई मेरी शादी हो रखी है, मेरी घरवाली मर चुकी है, मैं करता कुछ नहीं हूँ, बाप के से रोटी खा रहा हूँ, मेरा कोई काम धाम नहीं। कहने लगे नहीं मुझे इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है और देख लो तुम्हारा ऑफ़र है। तो रात दिन इससे मतलब लड़के से वो बात करा कर दी। लड़का मैं कल मेरे से कहने लगा, परसों कहने लगा पापा वो लड़की फ़ोन कर रही है और वो परसों को आओगी 25 तारीख में और मुझे वहाँ बुला रही। कहने लगी तुम वहाँ आ जाओ उस पर रेडी वाले रास्ते पर और वहाँ पीर है और वहाँ से मैं पैदल आ रही है, फिर मैं तुम्हारे मोटरसाइकिल पर आ जाऊँगा। मैंने लड़के को कर दिया, मैंने मगा देख बेटे वहाँ नहीं जान देने का, मैं जी से मिलना वो यहीं मिलेगा। लड़के ने मने कर दी, कहने लगा मैं नहीं वहाँ ने कहा जो तुझे मिलना तुम यहाँ आ जा सहारनपुर में। इनमें दोनों वापस हुई, कहने लगी मैं घंटा घर पर आ रही हूँ, घंटा घर पर। कहने लगा हाँ तू घंटा घर पर आ जा। लड़का घंटा घर पर चला गया, वो लड़की वहाँ से आ गई, उसके मोटरसाइकिल पर बैठ कर वो कमरे में पहुँची। वहाँ ड्रिंक समोसे खाए, खाना खाया। मगाए तुझे ये पसंद है लड़का? कहने लगे हाँ अंकल जी मुझे पता है सारी बात है और ठीक है। मगर ऐसा जब शादी करने की बात है, सारी बात है, अपने माँ बापों को भेज। ठीक। वो मेरे साथ आके बात कर लेंगे, जब तू इसके पीछे पड़ी रही है वो उसके माँ बाप आवेंगे, लड़के तेरे कोई भी आवे जिम्मेदार आदमी वो आके बात करे। कह रहे अंकल जी वो इतवार में आ जाएंगे, इतवार में आ जाएंगे। देखिए आज दोपहर में सूचना मिली थी इस बात की कि थाना रामपुर क्षेत्र में रेडी मलकपुर गांव के पास में नहर की पटरी पर एक व्यक्ति
का शव जो है मिला है। इस सूचना पर तुरंत ही थाना रामपुर की पुलिस वहां पर पहुंच के शव को अपने कब्जे में लिया और तमाम साक्ष्य एकत्रित किए और इनके शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए जो है भेजा गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद ही इनकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उनको पकड़ के विवेचना के क्रम में आगे कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र के साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी लगातार दूसरे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान किसी भी कीमत पर अपनी मांगों को स्वीकार किए जाने से पहले धरना समाप्त करने को तैयार नहीं है। आने वाली 28 तारीख को 3 से 4 जिलों के किसान सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र में एकत्रित होंगे और किसान महापंचायत का आयोजन होगा और इस आयोजन में आगे की रूपरेखा तैयार होगी। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ने कहा कि जिला हेडक्वार्टर पर समाजवादी पार्टी की ओर से जिले के नेतृत्व के द्वारा जो कृषि विधेयक 3 कृषि विधेयक और एक मजदूर विरोधी विधेयक केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं, उनके विरोध में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन कृषि विधेयकों के बाद मजदूर बनकर काम करने के लिए ऐसी स्थिति में विवश होगा। तमाम हजारों किसान प्रदेश में आत्महत्या कर चुका है। यहाँ उसकी खाद नहीं मिल रही, जितने इनपुट थे, डीजल के दाम महंगे हो गए और उसे दुगनी आय का बहाना देकर जिस तरह से पहले इन्होंने ई बाजार के नाम से 2 साल पहले इसी तरह का चकमा देने की कोशिश करने का काम किया था, इस बार फिर दोबारा इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हुए ये अपने सहारनपुर महानगर में मंगलवार को लगने वाले फड़ बाजारों के प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग के प्रतिष्ठान रायवाला कपड़ा मार्केट में पहुंचा और अपनी समस्याओं को शीघ्र समाधान करवाने की मांग की। व्यापारी नेता राधेश्याम नारंग ने सहारनपुर के प्रधानों की एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यापारी क्यों ना हो, सभी व्यापारी एक समान हैं और उनकी लड़ाई के लिए हर समय वे तैयार हैं। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग ने एसोसिएशन के प्रधानों को कहा कि आज महानगर में लगने वाले फड़ बाजार रेडी वाले जिस प्रकार से ये प्रतिनिधि मेरे पास आए हैं, मैं इनकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। काफ़ी दिनों से इनके परिवार भूखमरी के कंगार पर हैं। मेरे लिए चाहे रेडी वाला हो, चाहे फड़ वाला हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरे लिए सभी व्यापारी एक समान है। इनकी लड़ाई को लड़ना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है और इनकी लड़ाई में हर हालत में लड़ूंगा। इनके एक प्रतिनिधि मंडल को शीघ्र अतिशीघ्र सहारनपुर के जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह जी से टाइम लेकर मिलवाऊंगा और आशा करता हूं कि इनकी जो पेट की भूख है, जो इनका परिवार भूखा मर रहा है, ये बच्चे बेचारे मंगलवार को जो 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे थे, उससे ये बेरोजगार हो चुके हैं। इनकी समस्याओं को मैं समझता हूँ। इनका ये कार्य, फड़ का कार्य, रेडी का कार्य, इन मजदूरों की लड़ाई लड़ना भी मेरा फर्ज है। डीग जनूथर पुलिस चौकी के गांव दांतलौठी में दोपहर खेतों पर बाजरे की कटाई कर रहे लोगों के शनिवार को आए अंधड़ से बचने के लिए पास ही खड़े पीपल के पेड़ का सहारा लेते ही पेड़ धराशायी होकर मजदूर किसानों पर गिर गया। पेड़ के गिरने से उसके नीचे खड़े करीब आधा दर्जन लोग दब गए। पेड़ के गिरने के बाद आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर जनूथर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी की सहायता से पेड़ को हटवाया गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य 5 घायलों को जनूथर पीएचसी से गंभीर हालत में भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। हादसे की खबर आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। वहीं सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। जनूथर चौकी प्रभारी राम बाबू कुंतल ने बताया कि शनिवार दोपहर दांतलौठी स्थित खेतों पर कुछ लोग खेती के कार्य में जुटे हुए थे। दोपहर में आए अंधड़ से बचने के लिए लोगों ने पास में ही एक पेड़ का सहारा लिया, जिससे अचानक पेड़ गिर गया। आसपास आंधी तूफान आया था, जिसकी थोड़ी देर बाद ही सूचना मिली कि दांतलौठी गांव में कुछ महिलाएं व बच्चे एक पीपल के पेड़ के नीचे दब गए हैं। जिसकी सूचना पर वहां पहुंचे तो 5-6 लोग वहाँ दबे हुए थे, जिनमें से जेसीबी से उसको पेड़ को हटवा करके और उनको निकलवाया, जिनमें से एक महिला की मृत्यु हो चुकी है और 5 लोगों को भरतपुर इलाज के लिए भेज दिया गया, जिनका RBM अस्पताल भरतपुर में इलाज चल रहा है और मृतका को DCS
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।